और एक जो बातचीत है, जो वार्तालाप का रुख है, वो साफ तौर पर देखा जाना, समझा जा सकता है कि एक सकारात्मक बातचीत दोनों पक्षों के बीच में चल रही है। बिल्कुल, और इस सकारात्मक बातचीत की जो आधारशिला है वो पहले से ही तैयार की जा रही है, क्योंकि अपने आप में जब हम स्लोवाकिया की बात करते हैं, निखिल 55 लाख आबादी वाला देश है, और लेकिन इसका जो महत्व है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यूरोप का गेटवे भारत के लिए इसे कहा जा सकता है। और तमाम क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में ये गिना जाता है, और तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बड़े प्लांट हैं। इसके साथ ही भारत मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने पर फोकस कर रहा है, तो उसको देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हो जाती है। इसके साथ साथ स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, ऐसे में उसके साथ जो मजबूत रिश्ते हैं वो भारत को मध्य और पूर्वी यूरोप के बाजारों में एक बेहतर पहुंच जो है वो दिला सकते हैं। और लगातार इस दिशा में जो प्रयास हो रहा है, और जो लगातार हम ये भी कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अब भारत कितना महत्वपूर्ण हो गया है, जब हम बाजार की बात करते हैं तो वो इसका एक बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही FTA की जब बात होती है, और जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के कई देश अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बना रहे हैं, तो रक्षा सुरक्षा की दृष्टि में जिस तरह का सहयोग दोनों देशों के बीच में है वो किस तरह से बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। वो अपने आप में उसमें मजबूती आना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जो स्लोवाकिया उन देशों में शामिल है जिनमें भारत अपनी डिफेंस कंपनीज और स्वदेशी वेपन सिस्टम का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो दोनों देशों के रिश्तों का एक बड़ा आधार बनी हुई है। पहले भी जो लगातार समझौते हुए हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो उसकी दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्लोवाकिया अपनी बिजली का एक बड़ा हिस्सा परमाणु ऊर्जा से पैदा करता है। भारत भी स्वच्छ ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है, तो इसको देखते हुए भी ये जो वार्ता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही तकनीक की हम बात करते हैं, ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो तमाम जो संभावनाएं हैं उन्हें किस तरह से विस्तार मिलता है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। निखिल जी बिल्कुल, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, ये तस्वीरें लगातार वो भी देख रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ में। तो जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि जो ये रणनीतिक वार्ता है, ये कहा जाए कि जो दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता है, किस तरह से आप इसका आकलन करेंगे, खासतौर पर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में? अगर मैं बात करूं डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे समझना चाहूँ किस तरह से, कितना हम आए हैं और कितना अभी अवसर और हैं दोनों देशों के लिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तो ये शुरुआत है। यदि स्लोवाकिया की बात करें तो ये पॉलिटिकल इंगेजमेंट था, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट ही था, बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली हम डाइवर्सिफाई नहीं किए अपने बायलैटरल रिलेशंस को। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, अब ये सही समय आया है कि जब हम अपने इंट्रैक्शंस को, इंगेजमेंट को मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल जो डोमेन्स हैं वहाँ पर इंगेजमेंट को एक्सटेंसिफाई करें। जैसे आपने जिक्र किया अभी डिफेंस का, तो जब भी डिफेंस इंगेजमेंट की बात होती है, डिफेंस पार्टनरशिप की बात होती है, तो इस समय भारत का पूरा फोकस ये रहता है कि जहाँ भी डिफेंस पार्टनरशिप हो तो वो मेक इन इंडिया की जो हमारा ड्रीम है, जो हमारी जर्नी है, वो उसको अलाइनमेंट करता कि नहीं करता। नाउ वी हैव गॉन बियॉन्ड दिस क्लाइंट एंड वेंडर अप्रोच। ये जो क्लाइंट एंड वेंडर अप्रोच था, ये भारत ने क्लियर एक मैसेज दिया है किसी भी कंट्री के लिए कि यदि हमारा डिफेंस में इंगेजमेंट होता है, हम पार्टनरशिप को आगे ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बायर एंड सेलर अप्रोच से ऊपर उठना होगा। को मैन्युफैक्चरिंग, को डेवलपमेंट, को डिजाइन, ये यूएसपी है इस समय हमारे डिफेंस पार्टनरशिप की। तो मुझे लगता है कि जब आज बात हो रही होगी, जैसे टेबल में दिख ही रहा है, कन्वर्सेशन चालू है, तो बाद में आउटकम पता चलेगा कि क्या बातें हुई। लेकिन जो मुझे एनालिसिस में रह कहता है कि जब डिफेंस की बात, क्योंकि स्लोवाकिया का अपना एक वो है, स्थान है मैन्युफैक्चर डिफेंस में भी एक अच्छा, यदि आप देखें कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्री में ठीक ठाक इसका एक अपनी यूएसपी है, क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा था कि जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इसके पहले वाले प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था कि यूक्रेन को एक असिस्टेंस भेजा था, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो कहीं ना कहीं एक जब यूरोपियन कंट्री में डिफेंस की बात आती है तो एक अपना एक अच्छी पोजीशनिंग रखता है स्लोवाकिया। एक तो दूसरा, तो मुझे लगता है कि जब डिफेंस की बात होगी तो कहीं ना कहीं एक जो को डिज़ाइन, को मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी बात होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया का जो प्राइवेट जो सेक्टर है वो, उसके लिए ये एवेन्यूज ओपन हुई है। जैसा टाटा
की बात करें तो उसने वहाँ पर मुझे लगता है पहला ऐसा प्राइवेट प्लेयर है जो अभी तक की रिपोर्ट ये कह रही है कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर पर एंट्री करेगा। तो इस तरीके से एक नया होराइजन, नए एवेन्यूज जो बियॉन्ड ऑप्टिक्स होगा, जो अभी तक हम डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहे थे, जैसे हमने कंटिन्यूस दिखाया 2022, 23, 25, 26, अब ये जो यात्रा, तो ये यात्रा कहीं ना कहीं उस होराइजन को एक्सपैंड करेगा। और ये दोनों कंट्री, जैसे आपने अभी बताया कि ये गेटवे है सेंट्रल यूरोपियन कंट्री का, और ये एक ऐसा एरिया था जो अभी तक बहुत फोकस में नहीं था, स्पॉटलाइट में नहीं था, स्पेशली इंडिया की स्ट्रेटजी कंटोरस में। और इवन यूरोप में भी, यूरोप की जब चर्चा होती है, मैंने पहले भी बताया कि उसमें भी स्पॉटलाइट में नहीं रहते थे। अब ये कंट्री अपने डिसीजन लेने लगे हैं, अपने खुद के डिसीजन लेने लगे हैं। वो कलेक्टिव जो एक माइंडसेट था कि यूरोप मतलब होता है सिर्फ 3-4 ही कंट्री, और उसमें भी यूएस जो है उसको डोमिनेट करेगा, यूएस से परमिशन मिलेगी। तो ट्रंप ने इस फिलॉसफी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है कि अब यूरोप रहेगा, अमेरिका रहेगा, अमेरिका से यूरोप से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका चाहेगा तो यूरोप पर अटैक भी कर सकता है, हमने ग्रीनलैंड वाले केस को देखा भी। तो ये है शिफ्ट, ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जो पुश करता है भारत को भी यूरोप तरफ जाने के लिए और यूरोप को भारत तरफ आने में भी, क्योंकि जब पूरी तरह से एशिया की बात आती है तो वहां पर 2 बड़े प्लेयर्स हैं, चाइना और इंडिया। उन प्लेयर में यूरोप में एक अप्रहेंशन